नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या 60-40 नए चलतो आंदोलन जो है वो लटका सकता है झारखंड की सारी बहालियों को। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे कि जो 60-40 वाला आंदोलन था, जो 3 दिवसीय आंदोलन चला, उसका क्या निष्कर्ष निकला, उस आंदोलन से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिर इस खबर पर नज़र डालते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये आंदोलन आखिरकार झारखंड की सारी बहालियों को लटका सकता है। आइए नज़र डालते हैं इस खबर पर। ये आज के अखबार की खबर है कि मुख्यमंत्री की कोर टीम कर रही है आरक्षण सीमा बढ़ाने और स्थानीय नीति पर मंथन। संक्षेप में आपको बताता चलूँ कि इस खबर में जो है स्थानीय नीति और आरक्षण सीमा दोनों की बात की गई है। मैं इसमें स्थानीय नीति और नियोजन नीति से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट और विधानसभा से पारित करने के बाद जो आरक्षण और स्थानीय नीति दोनों की चीज़ें राज्यपाल को भेज दी गई थी और दोनों चीज़ें वापस से राज्य सरकार को राज्यपाल के द्वारा भेज दी गई हैं। अब मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि 60-40 आंदोलन के बाद सरकार ज़बरदस्त प्रेशर में है, और प्रेशर में इसलिए है क्योंकि ये सरकार अपनी पहचान खतियानी, मूलवासी और आदिवासी के नाम पर बना चुकी है। और वहीं दूसरी ओर जो अभी फ़िलहाल की स्थानीय नीति है वो 60-40 वाली नीति है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 40% ओपन कैटेगरी पर पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार कह रही है और जो सरकार कर रही है वो एक दूसरे के प्योर कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का ये जो चीज़ है ये सबके सामने अब एक्सपोज हो चुका। इन आंदोलनों के माध्यम से सारे लोग जान चुके कि ये 60-40 वाली ही नीति है। हालांकि बार बार सरकार के मंत्री, विधायक और सरकार के जितने भी सहयोगी दल हैं वो ये कहते रहे कि 60-40 नहीं है, और हमने कोई ऐसा नियम आपको दिखाया नहीं है जिसमें 60-40 आपको नज़र आए, और जो हम बहाली करेंगे उसमें 100% झारखंडियों की बहाली होगी। लेकिन आपको पता है कि महज ये जो बयान है वो बस पॉलिटिकल है, एक छलावा है, जुमला है और कुछ नहीं है। क्योंकि जब अभी पीजीटी और लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरना चालू हुआ तो वहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो आरयू डोमिसाइल ऑफ झारखंड में नो क्लिक कर रहा है उसके लिए फॉर्म आगे बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो यस भी क्लिक कर रहा है वहाँ भी उससे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर नहीं मांगा जा रहा है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अपना दावा ठोकेगा, आरक्षण का दावा ठोकेगा, सिलेक्शन होने के बाद उससे उस चीज़ की मांग की जाएगी। खैर, जो मुख्य मुद्दे पर बात अगर करें तो जो 40% ओपन वाली बात है, यही चीज़ झारखंड में अभी एक आग का विकराल रूप ले चुकी है, और जाहिर सी बात है सरकार के लिए काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर कॉन्फिडेंस से मैं ये बात कहूँ तो ये अकेला 60-40 वाला मुद्दा ही काफ़ी रहेगा झारखंड से जेएमएम की सरकार को साफ कर देने के लिए। इसलिए आज के अखबार के माध्यम से आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की कोर टीम स्थानीय नीति पर मंथन कर रही है। और इस पूरे पैराग्राफ में आप देखिएगा कि इसमें बात 1932 की गई है। अब मैं आपको फिर से 1932 के जितने भी आयाम हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू कर उसे नियोजन से जोड़ने के मात्र 2 तरीके हैं और 2 रास्ते हैं जो फिलहाल सरकार के सामने और आपके सामने भी हैं। पहला रास्ता जो सरकार अपना रही थी कि कैबिनेट से पास करके, विधानसभा से पास करके राज्यपाल को भेजा गया। राज्यपाल के द्वारा अगर उसको अनुमोदन मिल जाता तो उसे फिर केंद्र सरकार को भेजा जाता और केंद्र से बिल को पास करके फिर 9वीं अनुसूची में डाला जाता। उसके बाद 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू हो पाती और उसके बाद उस स्थानीय नीति को नियोजन से जोड़ा जाता। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक लंबा समय गुजर गया, अभी तक ये बिल राज्य से भी नहीं निकल पाया है। रही बात दूसरी, तो सरकार जो है लगातार आरोप लगाती रही कि हम तो यहाँ से भेज देते हैं, राज्यपाल इसे रिटर्न कर देते हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक पोस्ट है, वो किसी भी चीज़ को पॉलिटिकल द्वेष के आधार पर रिटर्न नहीं करेगा। राज्यपाल ने जब चीज़ें रिटर्न की थी तो उसमें संवैधानिक जितने भी अड़चन आ रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसका उल्लेख करते हुए इस बिल को वापस भेजी थी। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री भी ये बात जानते हैं कि 1932 लागू करने के पीछे नहीं लागू होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने खुद सदन में खड़ा होकर के कहा था कि 1932 लागू करना संभव नहीं है। लेकिन ये ईडी की कार्रवाई और बंद लिफाफा वाला जब मैटर आया तो आनन फानन में इन्होंने 1932 वाला जो सिगोफा था उसे छोड़ा। अब बात करते हैं 1932 के जो दूसरा पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि राज्य सरकार खुद से 1932 को लागू कर दे
और उसमें जो ये प्रावधान लिखा हुआ है कि केंद्र में वो 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद जब प्रभावी होगा, उसको हटाते हुए ये कह दे कि चूंकि ये झारखंड विधानसभा से पारित है तो राज्यपाल से अनुमोदन मिलने के बाद ही और गजट के प्रकाशन के बाद ही 1932 वाला जो कानून है वो राज्य में लागू हो जाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इससे पूर्व में भी राज्य स्तर पर 1932 को लागू करने की कोशिश बाबूलाल मरांडी की सरकार ने किया था, जिसे झारखंड हाई कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने निरस्त कर दिया था। तो अब मैंने आपके सामने दोनों परिस्थितियां प्रस्तुत कर दी कि अगर राज्य सरकार 1932 को लागू करना चाहे तब क्या स्थिति बन सकती है, और जब केंद्र के माध्यम से लागू कराना जाए तब क्या स्थिति बन सकती है। जब राज्य सरकार ने 1932 का बिल बनाया था तो 27 दिन लगे थे राज्य सरकार को राज्यपाल के पास भेजने के लिए, और जब राज्यपाल ने इस बिल को लौटाया है, आज महीनों गुजर गए, लेकिन अभी भी राज्य सरकार के द्वारा उस बिल में कोई भी संशोधन करके वापस से राज्यपाल को नहीं भेजा गया। इसे साफ साफ दर्शाता है कि सरकार की भी मंशा क्या है। अगर सरकार वाकई में 1932 को लेकर कितना सीरियस होती तो राज्यपाल के भेजे जाने के बाद तुरंत उसमें संशोधन करते हुए उसको वापस राज्यपाल को देती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको 1932 वाली सारी स्थिति समझा दी। अब मैं इसके बारे में एक संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि इन 2 परिस्थितियों के अलावा क्या सरकार कोई तीसरा रास्ता अपना रही है। सरकार हमेशा खतियान की बात कर रही है, लेकिन क्या सरकार कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं तलाश रही जिसमें खतियान को एक आधार बनाया जाए और वही स्थानीय नीति बने और लास्ट में उसी को नियोजन से जोड़ दिया जाए। ऐसा जो है वो झारखंड में वर्तमान में भी लागू है। रघुवर दास की सरकार के दौरान बावरी कमेटी के बाद स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया, जिसमें 1985 का कट ऑफ डेट रखा गया, क्योंकि लास्ट सर्वे सेटलमेंट जहाँ तक मेरी जानकारी है 1985 में ही हुआ था। तो जिसके पास भी 1985 के लगभग का खतियान है या फिर उससे पहले का है, वो झारखंड का स्थानीय है और उसी को नियोजन से जोड़ दिया गया था। वही बावरी कमेटी वाला मामला था। तो अभी भी सरकार में वर्तमान में वही स्थिति लागू है, लेकिन अगर सरकार वापस से उसी चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर दे और नियोजन में जोड़ दे तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि ये सरकार 4 साल समय बर्बाद करने के बाद, कोर्ट में करोड़ों रुपए वकीलों पर खर्च करने के बाद, अभ्यर्थियों का समय बर्बाद करने के बाद, उन पर लाठी चलवाने के बाद आखिरकार उसी चीज़ पर मान गई जो पूर्व की सरकार दे करके गई थी। जाहिर सी बात है वर्तमान की सरकार का एजेंडा यहाँ पे मिस हो जाएगा। तो अब सरकार के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? तो जाहिर सी बात है कि अब सरकार ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। जैसा कि आपने अखबारों के माध्यम से साफ साफ देखा होगा कि 1932 वाला बिल हो या फिर जो पूर्व की नियोजन नीति जिसको हाईकोर्ट ने रद्द किया हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो राज्य का विधि आयोग है उसने बार बार आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए इसे ज़बरदस्ती करते हुए पास किया, ताकि वो लोगों के इमोशन से खेल सके और ये कह सके कि हम तो आपके लिए कानून बनाते हैं, लेकिन जो राज्यपाल और जो विपक्ष के लोग हैं उसे आगे नहीं बढ़ने देते। खैर, अब सारी स्थितियां हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए अब लगता है मुझे कि ये वेट एंड वॉच की ही स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार सरकार 1932 को लेकर के या फिर 60-40 के अगेंस्ट में कोई 100% झारखंडियों के लिए लॉक करने पर क्या विचार कर रही है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब खैर हम आते हैं आंदोलन की बात पर। जैसा कि आपको पता है, मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बताते चलूँ कि 2 आंदोलन जो हुए इन पिछले 6 महीने में, उन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 21 दिसंबर का आंदोलन हुआ था। उस दिन क्या हुआ था? 21 दिसंबर के आंदोलन में इससे ज़्यादा छात्र इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मांग रखी गई थी, छात्र का प्रतिनिधि मंडल बना, सरकार ने भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, दोनों में वार्ता हुई, बातें रखी गई, सरकार ने सरकार ने बातों को सुना और उसके बाद आंदोलन खत्म हुआ। वहीं दूसरी ओर अगर हम अभी का आंदोलन देखें तो यहाँ पर हर समय इन आंदोलनों में लाठीचार्ज जरूर किया गया और सरकार के द्वारा कोई भी वार्ता नहीं की गई और कोई भी मांग नहीं माना गया। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क यही है कि जो पूर्व का आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व शिक्षकों ने किया था, उसका नेतृत्व पढ़े लिखे बच्चों ने किया था, इसलिए वो आंदोलन पूरी तरीके से डिसिप्लिन था और वहाँ पे कुछ जेन्युइन मांगें रखी गई थी जिसको सरकार मानने के लिए तैयार थी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि 21 दिसंबर के आंदोलन में जो एडीएम थे, लॉ एंड ऑर्डर, वो आकर के साफ साफ कहते हैं कि आप लोग डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो हम आपको आंदोलन करने देंगे, नहीं तो हमें मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ेगा। जब भी कोई आंदोलन होता है तो सरकार और सरकारी कर्मचारी इस ताक में बैठे रहते हैं कि कब आंदोलनकर्मी कोई एक छोटी सी गलती करें जिससे हमें मौका मिल जाए ताकि हम लाठीचार्ज या बल प्रयोग कर सकें। वही चीज़ों की गलती इन सारे जो रिसेंट में आंदोलन हुए हैं उनमें हुआ। लगातार जो आंदोलन हुए उसमें कोई ढंग का नेतृत्व करता नहीं था, जो लोग थे उतने परिपक्व नहीं थे और जाहिर सी बात है अभ्यर्थी कहीं ना कहीं थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हुए। वहीं सरकार को मौका मिला और सरकार लाठी से आंदोलन को दबा दिया। बात करें
अगर आप इतिहास भी देखेंगे तो आखिरकार गांधी जी का आंदोलन को इतना प्रभावकारी क्यों माना गया है, क्योंकि वो हमेशा से अहिंसावादी आंदोलन करते थे जिसमें कोई हिंसा नहीं रहती थी। इसलिए सरकार के पास कोई बहाना नहीं मिलता था कि इनको मार पीट के हटाया जाए, क्योंकि अगर कोई शांति से बैठा हो, कोई शांति से मांग कर रहा हो, धरना दे रहा हो, तो आप उसके ऊपर लाठी कैसे चलाएंगे जब तक कि उधर से कोई प्रोवोकेशन ना हो। लेकिन इन आंदोलनों में ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही था। और एक सबसे बड़ी मुख्य मांग, जो सबसे बड़ी मुख्य चीज़ जो मुझे गलत यहाँ पे लगती है कि आप लगातार ये आंदोलन करते रहे कि 60-40 नहीं चलता हो, लेकिन आपने उस आंदोलन में एक भी मांग ऐसा नहीं जोड़ा कि आखिर क्या चलता हो। जब आप कोई भी चीज़ इस चीज़ की मांग करते हैं कि ये हम नहीं चलने देंगे, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप एक ऑप्शन आमने सामने रखें जिसमें ये बताएं कि ये नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं 90-10। भाई साहब, 90-10 नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप 90% रिजर्व करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? आपके स्टेट में रिजर्वेशन 60% है, तो आप उसको 90 तक कैसे खींच के ले जाइएगा? वही तो ओबीसी आरक्षण के लिए जब 73% की बात हो रही है, तो इंदिरा साहनी वाले मामले के चलते ओबीसी आरक्षण भी एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है। अगर ओबीसी आरक्षण भी लागू हो पाता तब भी झारखंड में 73% आरक्षण होता और उधर 27% ओपन होता। तो 90-10 टाइप का कोई फॉर्मूला कहीं होता ही नहीं है। ये बस हवाई बात है। और ये ऐसी बात वही लोग उठाते हैं जिनको ना संविधान का नॉलेज है, जिन्होंने ना पॉलिटी पढ़ी है और किसी भी बात का कोई नॉलेज नहीं है। बस वो उठते हैं और बस एक मूवमेंट और एक भीड़ का हिस्सा बन के जो उनको नज़र आता है बस उसका हल्ला करना चालू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जब आप 60-40 नहीं चलतों का आंदोलन का नारा दे रहे थे, तब आपको एक ऑप्शन वहाँ पे पुट करना चाहिए था कि आप चाहते क्या हैं, क्या नहीं चाहते हैं। सिर्फ इस बात पर आंदोलन होता चला गया, लेकिन क्या चाहते हैं इस पर कोई आंदोलन नहीं हुआ। मेरा मानना है कि 60-40 नए चलतों के साथ साथ अगर प्रमुखता से ये बात रखी जाती कि आपको कुछ नहीं करना है, जो पूर्व की सरकार ने 2018 में स्थानीय और नियोजन को जोड़ते हुए बावरी कमेटी के आधार पर जो नियोजन नीति बनाया था, बस आप उसी को लागू रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि आप साफ साफ बावरी कमेटी लागू करो का अगर आंदोलन करते, उसकी मांग करते, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि सरकार उसको सुनती, क्योंकि बावरी कमेटी के आधार पर सिर्फ 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड ही नहीं, 2nd ग्रेड के भी नौकरी लॉक कर दी गई थी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो 2019 का CGL का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और मैंने अपने चैनल पे भी बताया है, जिसमें साफ साफ आप देखिएगा कि भारत का नागरिक के साथ ही झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है, उसमें यह लिखा हुआ था। इसलिए मैं साफ साफ कहूँगा कि ये 60-40 नए चलतों वाला आंदोलन जो है कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ही नुकसानदायक बन गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कोर टीम वाली बात यहाँ चल रही है कि अब वो फिर से इसमें कुछ छेड़छाड़ और इसमें संशोधन करने की बात कर रहे हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, इस सरकार में 2 से 3 बार सरकार ने नियोजन नीति में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। हर बार अगर मामला कोर्ट में गया तो सालों लटका, अगर मामला कोर्ट में नहीं भी है, जैसा कि आपको पता है 16 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आया, 4 महीने से ज़्यादा गुजर गए। यानी कि एक बार संशोधन मतलब 6 महीने की बर्बादी सीधे सीधे। यानी अगर फिर नियोजन नीति में अगर कोई संशोधन होता है तो फिर 6 महीने गए। अगर 6 महीने गए तो समझ जाइए, तो फिर तो 2024 आ गया। फिर कहाँ? फिर तो इलेक्शन, आचार संहिता, सब टाइम खत्म। फिर तो आएगी सरकार आपके सामने कहेगी कि हम तो आपके लिए नियम बनाए थे, विपक्ष ने नियम अटका दिया, राज्यपाल ने बिल वापस भेज दिया, आप लोगों ने आंदोलन करके रुकवा दिया, हम क्या करें, हम तो आपको देना ही चाह रहे थे। कुल मिलाकर के ठीकरा सिर्फ युवाओं के सर पे ही फोड़ दिया जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरकार ये 60-40 वाला आंदोलन युवाओं के लिए ही घातक बनता गया। लेकिन इस बात को मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार कहता जा रहा था कि ये जो आंदोलन है ये एक प्रकार से दिशा से भ्रमित होते जा रहा है। लेकिन लोग जो कुछ अति उत्साहित लोग होते हैं वो कमेंट में आकर के बिहारी बाहरी का संज्ञा मुझे दे जाते हैं। मैं उनको चैलेंज करना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप आएँ और रिक्वेस्ट दें। मैं आपको खतियान आपके मुंह पे फेंक के मारूंगा, उसके बाद आप बताइए कि आप क्या कहते हैं। मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा कि मैं यहाँ का, आप झारखंड में कोई सा भी कट ऑफ डेट रखिए, 1908 रखिए, 1927 रखिए, 32 रखिए, मैं आपको ऐसे खतियान दूंगा और मैं अपनी पुरानी इतनी वंशावली दिखा दूंगा जिससे ये आप प्रूफ नहीं कर सकते कि मैं बाहरी हूँ। इसीलिए जब आपसे कोई तर्कपूर्ण बात की जाए, जब कोई फैक्ट की बात की जाए, तो आप मुंह उठा करके सीधा ये ना बोल दें कि वो बाहरी है। जब आप किसी भी तर्क को अगर खारिज करते हैं तो आपके पास एक मजबूत फैक्ट आधारित तर्क होना चाहिए। ये नहीं कि सीधा जब जवाब नहीं है तो किसी को बाहरी बोल दो। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आखिरकार ये आंदोलन स्टूडेंट्स के ही अहितकारी क्यों बन गया। और दूसरी चीज़ मैं एक और इसमें बात करना चाहूँगा कि ये जो 60-40 वाले आंदोलन जिसको और ज़्यादा फ्यूल किया जाने लगा, इसमें छात्र नेता दरअसल बस अपना चेहरा चमकाने और अपनी पॉलिटिकल ज़मीन तलाशने की कोशिश करते रहे, और इसमें भोले भाले स्टूडेंट्स को आड़ बनाया गया और उनको इसका हथियार बनाया गया। जितने भी लोगों को चोट पड़ी है, जितने के सिर फूटे हैं, जितने के खून बहे हैं, क्या इन छात्र नेताओं ने
उनकी जिम्मेवारी ली है? बिल्कुल नहीं ली। उनके परिवारों पर क्या गुजरा, जिनके ऊपर केस हुआ, जिनका कैरेक्टर आपने ख़राब किया, जिनके ऊपर एफआईआर लगा, उनकी जिम्मेवारी आपने ली? नहीं ली। जब यही युवा 21 दिसंबर के आंदोलन को शांतिपूर्वक करते हुए अपनी बात मनवा सकते थे, तो आखिरकार यही युवा 60-40 वाले में भी तो मनवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं युवाओं से आग्रह करूँगा कि जो छात्र नेता हैं जिनके पीछे आप पागल हैं, ये छात्र नेता लगभग अपनी उम्र खो चुके हैं। सरकार झारखंड में एग्ज़ाम कराए नहीं कराए, इनसे इसको कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये युवाओं की भीड़ पर अपनी राजनीति और अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, ताकि आने वाले चुनावों में ये सरकार के पास अपना युवा का सपोर्ट दिखा करके वहाँ से कुछ पैसे कमा सके। यही इनकी असलियत है और यही इनकी सच्चाई है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम निकाल दिया, वो एग्ज़ाम निकाल लिया, मैंने ये जेपीएससी निकाला है, तो मैं इसलिए ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ और मेरी बात बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण होनी चाहिए। इस बात को मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। आपका कोई भी परीक्षा निकाल लेना आपके इंटेलेक्ट का, आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एक यूपीएससी निकाल करके बने हुए आईएएस को एक एलएलबी पढ़ा हुआ वकील न्यायालय में धूल चटा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लॉजिक के हिसाब से तो आईएएस इतना बड़ा है, उसके सामने तो वकील रोते रहना चाहिए, उसका तो पैर पकड़ लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, आपका कोई भी परीक्षा निकाल लेना आपके इंटेलेक्ट के लेवल को नहीं दर्शाता है। इसलिए ये जो हमेशा आप लोग स्कैम फैलाते हैं कि मैंने ये पेपर निकाला है, वो पेपर निकाला है, इसलिए मैं सर्वज्ञाता हो गया, जो मैं कहूँगा वही सही है, इस चीज़ के भ्रम से आप बाहर आइए। आप दुनिया में इकलौते नहीं हैं। 4,500 लोग जेपीएससी का पीटी इस बार भी निकाले थे, और हर बार होता है तो लोग निकालते हैं, और उतने ही लोग मेंस भी लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो उतने % लोग जो हो गए, उतने लोग हो गए, वो इंटेलेक्ट के लिए उनको सरकार एक अलग से सर्टिफिकेट दे देगी कि वो कुछ भी कह दें तो वो मान्य हो जाए। आपको उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसलिए मैं स्टूडेंट से भी आग्रह करूंगा कि इन सब के झांसे में ना आए। और खैर, अब आपको जाहिर सी बात है, अभी नहीं कुछ दिन में आपको ये महसूस होने लगेगा कि किस प्रकार से इन आंदोलनों के नाम पर आप ही ठगे गए हैं और कोई नहीं ठगा गया। क्योंकि जहाँ तक खबर निकल के आ रही थी कि जेएसएससी अपना कैलेंडर जारी करने वाली थी, आलमगीर आलम ने खुद विधानसभा में खड़ा होकर के बोला था कि मार्च अंत तक वो 4 नोटिफिकेशन देने वाले हैं, लेकिन बस उन्होंने 2 नोटिफिकेशन दिए। उसकी प्रतिक्रिया पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार इतना बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहेगी जहाँ पर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा हो। तो कुल मिलाकर के जहाँ तक अभी तक ऐसा सरकार का रवैया लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि एक्साइज कांस्टेबल हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, इन सारे लोग विभागों की नियमावलियाँ लगभग 1 महीने होने क्यों है इनका संशोधन हुए, लेकिन अभी तक इनकी वैकेंसीज क्यों नहीं आई? अभी तक जेएसएससी ने कैलेंडर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि सरकार ने ऊपर से रोक के रखा हुआ है, क्योंकि एक तरफ आंदोलन जो था इतना तीव्र होते जा रहा था, और वो ऐसा आंदोलन जहाँ पे इन आंदोलनकारियों ने एक बहुत ही गलत इमेज हमारे सामने प्रेजेंट किया। जाहिर सी बात है, आपने आंदोलन का वो वीडियो देखा होगा जिसमें ये सब्जी वालों को लूट रहे हैं, ठेले वाले को लूट रहे हैं, किसी का गन्ना लूटा जा रहा है, किसी का लस्सी लूटा जा रहा है, और एक छात्र नेता जाकर के बोलता है कि झारखंड के दुर्भाग्य के जिम्मेवार आप हैं। उसके अंदर इतनी अगर हिम्मत है तो वो जाए विधानसभा में, वो जाए मुख्यमंत्री आवास में, वो जाए सचिवालय में, और जिस नेता को वोट दे करके उसने वहाँ पे भेजा है उसका कॉलर पकड़ के पूछे और उसको बोले कि झारखंड का दुर्भाग्य आपकी वजह से है। वो बेचारे सड़क किनारे अपना जीवन यापन करने वाले ये जो छात्र हैं, झारखंड के गरीब छात्र, हो सकता है किसी के माता पिता भी होंगे, आप उनके सामने जाकर के बल प्रयोग करते हैं, उनको बंद कराने की कोशिश करते हैं। अगर आपके अंदर इतनी ही कुवत थी तो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल थे, बड़े बड़े जो उद्योग चल रहे थे, उनको बंद कराते ना। ये चीज़ आपकी कुंठा को दर्शाता है, और ये साफ साफ दिखाता है कि आप ये आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं और अपने नाम का डर और अपने नाम का नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। इसी कारणों की वजह से मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि ये छात्र नेता जो हैं युवा शक्ति को बदनाम करने की और कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं जितने भी पढ़े लिखे युवा जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सचेत रहें, और इनके पीछे खड़ा ना हो। क्योंकि कल अगर आपके ऊपर पुलिस FIR करती है, अगर आपको डंडा पड़ता है, आपके सिर फटते हैं, तो ये सामने नहीं आएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। जो इस वीडियो में सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो पूरी तरीके से फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि इसमें कोई गलती है तो वो कमेंट करके अपनी राय दे सकता है, और उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि मैं बाहरी हूँ तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जा कर के आप मुझे मैसेज दीजिए, और आप जब का खतियान और जब का वंशावली आपको चाहिए मैं देता हूँ, लेकिन बदले में आपको भी देना पड़ेगा, और ये भी शर्त माननी पड़ेगी कि मैं थूकूंगा तो आपको चाटना पड़ेगा।
क्योंकि किसी के ऊपर आरोप लगा करके ये साबित कर देना कि वो बाहरी है और वो भीतरी है, ये कौन सा तरीका हो गया है। झारखंड में सही बात है, वो परीक्षा साथी वाले भाई की मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा कि झारखंड में एक सर्टिफिकेट गैंग घूम रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी से तर्कपूर्ण बात कर लो, किसी को फैक्ट लॉजिक समझा दो, तो बस आपको बाहरी का सर्टिफिकेट बांट देता है। झारखंड एक राज्य ही है ना, आप लोगों ने एक अलग देश तो नहीं ना बनवा लिया है जिसके लिए एक अलग नागरिकता की आप मांग रख रहे हैं और दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप नागरिक हो कि नहीं। कोई बांग्लादेशी है लो जो आपको समझा रहा है, जो फैक्ट पे बात कर रहा है, तो जाके अब उससे सर्टिफिकेट पूछ रहे हो कि आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं हो। इसलिए इन सारे जितने भी हैं भ्रम से आप बाहर निकलिए, और जाहिर सी बात है कि अपनी पढ़ाई को आप तो करते रहें। अब खैर तो एक प्रकार से देखा जाए तो निराशाजनक ही स्थिति है और वेट एंड वॉच की ही स्थिति है। जब तक जेएसएससी कैलेंडर जारी नहीं कर देती तब तक किसी भी परीक्षा के बारे में स्पेकुलेशन करना कि कौन परीक्षा कब होगी, ये एक प्रकार से बेईमानी होगी। इसलिए फिर भी मैं आपसे कोशिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि सेंटर के द्वारा भी लगातार वैकेंसी जारी की जा रही हैं और उम्मीद है कि ये 2024 तक ही आएंगी। इसलिए मेहनत करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उन क्षेत्रों में भी अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। धन्यवाद।